हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। कैसे हैं आप लोग। आई थिंक बढ़िया। जैसा कि आप लोग पीछे के स्लाइड्स में देख पा रहे होंगे कि हम लोग बिहार डीएल 2026 से में साइंस से संबंधित मतलब कि विज्ञान से संबंधित आने वाले प्रश्नों का सेट लगा रहे हैं और उसी के क्रमबद्ध तरीके में आज हम 7वां सेट लगाने जा रहे हैं। इससे पहले वाले सेट में हम पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 6 सेट लगा चुके हैं और आज हम 7वें सेट की ओर चले हैं और हम हर सेट में 20 क्वेश्चन को लगाते हैं। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल पे आपको वो अवेलेबल होगा, आप प्लेलिस्ट में जाएं और देख सकते हैं। तो आज के पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। मतलब कि जो खाद्यान्न होता है वो खाद्यान्न से मतलब गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा से क्या प्राप्त होता है। प्रोटीन की प्राप्ति होती है, वसा की प्राप्ति होती है, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन व खनिज लवण की प्राप्ति होती है। हम सबसे पहले समझते हैं कि खाद्यान्न होता है। खाद्यान्न जैसे खाद्यान्न गेहूं, चावल, मक्का ये सब जितना भी है, हम जब इसका सेवन करते हैं, जब भी हम इसको खाते हैं, हमको इससे क्या प्राप्त होता है। प्रोटीन की प्राप्ति होती है, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है या वसा या विटामिन की। तो आप यहाँ पे गौर से देखे थे, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, मुख्य रूप से। यहाँ पे क्या लिख रहा है, मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मतलब कि खाद्यान्न में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो खाद्यान्नों में मतलब आप जब भी चावल, गेहूं, मक्का का सेवन करिएगा तो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और बात करें कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन व खनिज लवण हो गया, इसके अलावा बहुत तरह के सुक्रोज, फ्रूटोज और माल्टोज, मतलब अधिक मात्रा में नहीं लेकिन कम मात्रा में सभी पाया जाता है। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को, कार्बोहाइड्रेट किसमें, स्टार्च में रहता है। और स्टार्च हमको क्या देता है, स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट खाद्यान्न में रहता है। और वही स्टार्च जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो किसमें बन जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो खाद्यान्न में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। जैसे कि PbNO3 के होल ट्वाइस जो 2 के पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें से ये कौन सा पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण है, संयोजन समीकरण है या वियोजन समीकरण है या द्विविस्थापन है या इनमें से कोई नहीं। मतलब कि ये जो तीनों ऑप्शन दिया है इसमें से कोई नहीं है, तो ये कौन सा समीकरण है। हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, PbNO3 मतलब कि जो लेड है वो क्या किया, PbNO3 आयोडीन के साथ अभिक्रिया कर लिया। PbNO3 किसके साथ अभिक्रिया किया, आयोडीन के साथ अभिक्रिया किया। और लेड पे कितना चार्ज होता है, लेड पे 2 चार्ज होता है, 2 चार्ज होता है। और ये किसके साथ 2 चार्ज इसमें चला गया और ये आयोडीन के साथ अभिक्रिया कर लिया। और पीबी पे कितना चार्ज होता है, पीबी पे 2 चार्ज होता है जो कि कहाँ चला गया, आयोडीन के साथ। और वही NO3 के 2 के पास कितना चार्ज होता है, 2 होता है जो पोटेशियम के साथ अभिक्रिया कर लिया। मतलब कि ये इसके साथ और ये पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर लिया। मतलब कि यहाँ क्या हुआ, डबल हुआ। मतलब कि ये क्या हो गया, द्विविस्थापन, ये इसके साथ विस्थापित हो गया। लेड जो है वो आयोडीन के साथ विस्थापित हो गया। वही बात करें कि पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ विस्थापित हो गया। मतलब कि यहाँ कौन सा विस्थापन हुआ है, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि फल को पकाने में किसका उपयोग किया जाता है, C5H10, C2H4, C3H8 या C2H6। मतलब कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फल को पकाने में किया जाता है। तो फल को पकाने के लिए ये जो C2H4 मतलब कि एथिलीन, C2H4 को क्या बोला जाता है, एथिलीन। एथिलीन नाम का एक आती पाया जाता है, हार्मोन पाया जाता है जो पेड़ पौधों में निकलता है। और वो क्या करता है, वो फल को पकाने में मदद करता है। इसके अलावा कृत्रिम रूप से भी फल को पकाया जाता है। और कृत्रिम रूप से किसका उपयोग करते हैं,
कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaC2। किसका फॉर्मूला है? कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है CaCl2। इसका क्या काम है? CaC2 ये कृत्रिम रूप से फल को पकाया जाता था, लेकिन इस पे सरकार 2011 में बैन कर दिया। क्यों कर दिया? कि इसके सेवन से क्या होता है? इसके सेवन से हमारे शरीर में हानि होता है, हमारे शरीर को ये हानि करता है। इसलिए क्या किया गवर्नमेंट? कैल्शियम कार्बाइड से फल को पकाने के लिए बंद कर दिया। तो फल को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का उपयोग किया जाता है। और अभी मतलब कि इसको कैल्शियम कार्बाइड को बंद कर दिया, तो अब किससे पकाया जाता है? तो एसिटिलीन गैस पाया जाता है। कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस भी फल को पकाने के लिए ही उपयोग किया जाता है। जब हम एसिटिलीन गैस को जब फल पे छिड़काव करते हैं, तो वो क्या एथिलीन का रूप ले लेता है और वो क्या करता है? फल को पकाता है। तो ये सब क्या है? ये कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। और वही बात करें कि प्राकृतिक रूप से फल को पकाने का काम कौन करता है? तो C2H4 मतलब कि एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जल का क्वथनांक है, मतलब कि जल का क्वथनांक का अर्थ क्या होता है? क्वथनांक को इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बात करें कि जल का क्वथनांक क्या है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। 273 केल्विन को हम जब डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर या वायुमंडलीय दाब पर, मतलब कि जल का क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो क्वथनांक का अर्थ क्या हो गया? क्वथनांक का अर्थ कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव गैस के रूप में उबल कर गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और वो कितने पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस। वही बात करें कि कैल्विन में तो 273.50 पर कितना होता है? ये 0 डिग्री सेल्सियस, और इसी में प्लस हम 100 कर देंगे, 100 डिग्री का और जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 373.50 केल्विन। पे क्या होता है? ये केल्विन में हो गया, ये डिग्री सेल्सियस में हो गया। इतना पे क्या होता है? कोई भी जल उबल कर क्वथनांक मतलब जल का क्वथनांक है, जल का बॉइलिंग पॉइंट है। यदि हम किसी भी जल को, किसी भी तरह का जल में हम 100 डिग्री सेल्सियस देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, तो वो क्या होगा? वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और वही बात करें कि जल में यदि अशुद्धि की मात्रा ज्यादा हुई, अशुद्धि मतलब कि यदि ये क्या प्योर जल मतलब कि वो शुद्ध जल है, इसका मान है। यदि वो जल में अशुद्धि हो गई मतलब कि उसमें कचरा हो या वह समुद्र का पानी हो, तो अशुद्धियां होने के कारण क्या होगा? उसका क्वथनांक मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो जाएगा। और यदि हम उस पर प्रेशर कम लगाए, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वायुमंडलीय दाब। यदि जो वहां पे वायुमंडलीय दाब, जितना कम वायुमंडलीय दाब होगा उतना जल्दी पानी उबलने लगेगा। जैसे कि आप यदि पहाड़ों पे पानी को चावल पकाइएगा, तो चावल को पकाते हैं या पानी को गर्म करते हैं, तो हमारे पृथ्वी तल से कम ऊर्जा में और कम समय में क्या होगा? पानी उबल जाएगा। क्यों उबल जाएगा? क्योंकि वहां का जो वायुमंडलीय दाब है, वहां का वायुमंडलीय दाब कम है। इसी तरह हम यदि जल को निर्वात में गर्म करते हैं, ऐसे निर्वात में तो होगा नहीं, क्योंकि यदि ऑक्सीजन रहेगा नहीं तो बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकता है। कोई आग जलेगा ही नहीं, और आग जलेगा ही नहीं तो हाथी कैसे होगा? गर्म कैसे होगा? लेकिन हम मानते हैं कि किसी तरह से हम निर्वात में ही गर्म करते हैं, तो वहां पर निर्वात में किसी भी तरह का वायुमंडलीय प्रेशर नहीं होगा। और यदि वायुमंडलीय प्रेशर नहीं होगा तो उसको गर्म होने में बहुत कम समय लगेगा और बहुत कम ऊर्जा में ही वो गर्म हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि वायुमंडलीय दाब का अर्थ यहाँ पे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विहेक्टर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था। मतलब कि जो विहेक्टर साहब थे वो वर्गीकरण के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किया था? 1, 3, 4 या 5?
तो यदि आप हमारे हर एक वीडियो को देखते आ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुका है, जिसमें एक बार आया था कि वेक्टर साहब ने कितने भागों में बांटा था, उसके कौन कौन टाइप है उसके नाम पूछे थे। इसके अलावा एक बार कवक का क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वेक्टर साहब ने वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किया था, तो उन्होंने किस किस चीज का उपयोग किया था। पहला तो वो देखे थे उसके अति के रूप पे, कोशिका के संरचना के आधार पे, मतलब कि उसका कोशिका के संरचना के आधार पे। उसके बाद बात करें कि थाइलाइड संगठन, मतलब कि वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। इसके अलावा बात करें कि पोषण का तरीका, मतलब कि वो किस तरह से पोषित हो रहा है, वो स्वपोषी है या परपोषी है, या वो अपना भोजन खुद से बना रहा है या अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रह रहा है, ये भी निर्भर करता है। इसके बाद अब बात करें कि उसका प्रजनन करने के तरीका, उसका जनन करने का भी तरीका उस पर मायने रखता है। उसके बाद करें जाति वृत्तीय संबंध, तो क्या क्या मायने था। एक तो कोशिका संरचना, यदि हम इसको नेमिंग करके लिखे तो क्या क्या था। पहला था कोशिका संरचना, कोशिका संरचना। दूसरा जनन, जनन करने का तरीका। तीसरा पोषण, पोषण करने का भी तरीका। उसके बाद क्या था, पोषण करने के बाद बात करें जाति वृत्ति। तीसरा, चौथा की बात करें तो वो था जाति वृत्तीय संबंध, मतलब कि वो कौन से जाति वृत्तीय से है। और पांचवा बात करें तो पांचवा था थैलाइड संगठन। थैलाइड संगठन का अर्थ क्या हुआ, थैलाइड संगठन का अर्थ हुआ कि वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। उसके बाद बात करें कोशिका संरचना, कोशिका सॉरी थैलाइड संगठन, कोशिका संरचना मतलब कि वो एक कोशिकीय है बहुकोशिकीय है। थैलाइड संगठन का मतलब कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। जनन करने का तरीका, पोषण, जाति वृत्ति, मतलब ये क्या पांच पांच मापदंडों के आधार पर वो क्या किए थे, वर्गीकृत किए थे। और पांच वर्गों और कितने भागों में किस किस चीजों में वर्गीकृत किए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई जिसको कवक भी बोलते हैं, और प्लांटी और एलिमिलिया, मतलब कि पांच भागों में बांटे थे। किस किस में, एक था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, पांच भागों में। इस पांच मापदंडों के आधार पर, ये जो पांच मापदंड है, इस पांच मापदंड के आधार पर वो पांच भागों में बांटे थे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन संयोजित टीका है, मतलब कि कौन सा संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। मतलब डीपीटी, डीपीटी टीका या बीसीजी टीका या एचआईवी टीका या टीएबी टीका, ये इसमें से कौन सा टीका है, कौन सा टीका है, कौन सा इंजेक्शन है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए बचाव के लिए दिया जाता है। तो ये जो ऑप्शन ए में दिया गया डीपीटी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्थीरिया। उसके बाद इसका फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पेपिटाइटिस और टेटनस। टेटनस इसी का फुल फॉर्म है डीपीटी, यही दिया जाता है। और इसी को काली खांसी भी बोलते हैं। और अब ये डिप्थीरिया क्या चीज होता है, डिप्थीरिया एक श्वसन संबंधी बीमारी है जो हमारे श्वसन में, हमारे गला में हो जाता है, या ये जो हमारा श्वसन मार्ग है, जैसे हो गया ग्रास नली, ओसोफेगस, ये सब में क्या हो जाता है, ये हो जाता है डिप्थीरिया। टेटनस हमारा कोशिका केंद्र में होता है। और काली खांसी मतलब एक तरह का बीमारी ही है जो हमारे श्वसन संबंधी, ये भी उसी में आता है, जो हमारे क्या करता है, हमारा जो अति है श्वसन मार्ग है उसको बंद कर देता है। तो ये क्या है, उसके लिए, इसके बचाव के लिए कौन सा डीपीटी टीका को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण होता है, मतलब कि जो हमारा ओजोन परत है वो इसमें से किसके कारण ह्रास होता है। ह्रास मतलब कि उसकी हानि किससे हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रस ऑक्साइड से, मीथेन से, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। मतलब कि ये निम्नलिखित में से
कौन सा कारण है, कौन सा हमारे वायुमंडल को, हमारे ओजोन परत को ह्रास करने के लिए अथी है, उत्तरदायी है। तो ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CFC बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही मुख्य रूप से हमारे ओजोन परत को ह्रास करने के लिए उत्तरदायी है। अब ये किस तरह से ह्रास करता है? तो ओजोन परत का, ओजोन को O3 से बना हुआ है। O3 मतलब कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से ओजोन परत का निर्माण हुआ है। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये AC फ्रीज से निकलता है और ये क्या आ जाता है, हमारे वायुमंडल में ऊपर जाता है और हमारे सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरण क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से जो क्लोरीन होता है उस क्लोरीन को तोड़ देता है। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन तीनों को अलग अलग कर देता है। और ये जो क्लोरीन है ये जाके ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन को 3 में से एक ऑक्सीजन को अलग कर देता है और एक ऑक्सीजन O2 मतलब कि O3 को O और प्लस O2 में तोड़ देता है। जिससे क्या होता है, ये क्या, हमारा जो ओजोन परत है वो ओजोन परत का ह्रास होने लगता है। तो मुख्य रूप से, मतलब कि मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन है? तो मुख्य रूप से उत्तरदायी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके अलावा भी बहुत सारे गैस हैं जो हमारे ओजोन परत को हानि पहुंचा रहे, लेकिन मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित है, मतलब कि जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें क्या सम्मिलित है, जीवीय, अजीवीय, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो प्राकृतिक का पर्यावरण है, हमारा जो नेचर है, उसमें जीव भी है और अजीव भी है। जीव में क्या हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, और अजीव में नदी, पहाड़, हवा, ये सब क्या है, अजीव है। और ये दोनों मिलकर क्या है, हमारा प्राकृतिक पर्यावरण को निर्माण किए। और जो जीवित जीव और अजीव आपस में क्या है, आपस में मिले हुए हैं। ये इस पे डिपेंड है। यदि पेड़ पौधे न रहे तो क्या होगा, मनुष्य जीवित नहीं रहेगा, और मनुष्य नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलेगा। तो पेड़ पौधे किस पर, मनुष्य पे जीवित है, निर्भर है। और सो क्या हो गया, जीवीय और अजीवीय दोनों प्राकृतिक पर्यावरण में क्या है, सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा पुरुष स्त्रीकरण की एक विधि है, मतलब कि इसमें से कौन सा पुरुष के स्त्रीकरण की एक विधि है। वैसेक्टोमी, जिसे नसबंदी बोला जाता है, गोलिया, कॉपर्टी, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा पुरुष के स्त्रीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो ये हो जाएगा नसबंदी। नसबंदी है जो स्पर्म निकलता है, जो स्पर्म का जो जिस वेन से होकर निकलता है उसको क्या करता है, डॉक्टर सर्जरी के माध्यम से काट देता है। और यदि उसको काट कर उसको सील कर देगा या उसको किसी तरह से बांध देगा तो उसे क्या हो जाता है, स्पर्म नहीं निकलेगा, शुक्राणु नहीं निकलेगा। जब तक शुक्राणु नहीं निकलेगा तो क्या होगा, तो वो शुक्राणु निकलेगा नहीं तब तक निषेचन होगा नहीं, और निषेचन नहीं होगा तब पुरुष के स्त्रीकरण का विधि क्या हो गया, ये हो गया वैसेक्टोमी, मतलब कि नसबंदी। नसबंदी के माध्यम से ये सर्जरी करके ये छोटा हो या बड़ा हो, किसी माध्यम से इसको बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है। मतलब कि एक 20 मीटर प्रति सेकंड से की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही एक बस है, मतलब कि एक बस है जो सरल रेखीय पथ पर चल रही है, कितने 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और उसका त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर, और प्रति वर्ग सेकंड मतलब कि 2 सेकंड के पश्चात वो बस कहाँ होगा, 8 मीटर प्रति सेकंड दूर, 12 मीटर, 16 मीटर या 28 मीटर, वो कितना दूर रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ चल रहा है। तो इसका प्राथमिक चाल कितना हो गया, प्राथमिक चाल जिसको क्या बोला जाता है, u कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका त्वरण जिसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, वो कितना दिया है, 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड मीटर स्क्वायर, मतलब 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 सेकंड के पश्चात, मतलब कि टाइम दिया हुआ है, समय
समय t कितना दिया है 2 सेकंड के पश्चात, 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल कितनी होगी, मतलब कि इसका क्या पूछ रहा है, वेग, अंतिम वेग। इसको क्या पूछ रहा है, अंतिम वेग कितना होगा 200 सेकंड के पश्चात वो वस्तु कहाँ हो जाएगा, अंतिम वेग को क्या बोलते हैं, भी, ये पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूला का नाम है, एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूला का नाम है v बराबर u प्लस ए टी। ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है। ये क्या है, एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला में ये v बराबर u प्लस ए टी क्या है, ये एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला से ये निकल सकता है, ये क्लास 9th में या क्लास 11th में भी पढ़ाया जाता है, v बराबर u प्लस ए टी, मतलब कि प्राथमिक वेग बराबर नहीं, अंतिम वेग बराबर प्राथमिक वेग प्लस त्वरण इंटू टाइम। तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे भी पूछ रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, भी पूछ रहा है और u दिया हुआ, मतलब कि प्राथमिक चाल दे दिया गया, प्राथमिक चाल कितने दे दिया गया है 20 दे दिया गया है, प्लस ए मतलब कि एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण कितना दिया गया है, त्वरण 4 दे दिया गया है, और टी टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है कि 2 सेकंड बाद कहाँ रहेगा। तो यदि हम इसको निकाले तो 20 प्लस 4 दूना 8, मतलब कि v बराबर 28 मीटर, मतलब कि वो 28 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, मतलब कि क्या कह रहा 2 सेकंड बाद वो कहाँ होगा 28 मीटर प्रति सेकंड के चाल से वो गाड़ी चला रहा होगा, पश्चात इसकी चाल होगी, मतलब कि इसकी वेलोसिटी 2 सेकंड बाद उस बस की चाल कितनी होगी 28 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु का वजन 20 किलोग्राम है, यह वजन बराबर है, किसी वस्तु का वजन कितना है 20 किलोग्राम। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, वजन कितना दिया है, वस्तु का वजन, वस्तु का वजन कितना है, वस्तु का वजन है 20 किलोग्राम, 20 केजी, और पूछ रहा है ये वजन किसके बराबर है, न्यूटन में पूछ रहा है, 90.6, 90 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन, या 196 न्यूटन, या 196 इंटू 1960 इंटू 90। तो हम केजी को न्यूटन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, थी ग्रेविटी से, न्यूटन इजकल टू क्या होता है मास इंटू ग्रेविटी, मास यहाँ कितना दिया गया है 20 इंटू ग्रेविटी का मान कितना होता है 9.8। यदि आप इसको इंटू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और 9 दूना 19, मतलब कि 19.6, मतलब कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 120 मास वजन कितना हो जाएगा जब हम इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 न्यूटन, मतलब कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है, मतलब कि कोई वस्तु है जो हवा में कितना है, हवा में उसका वजन 10 न्यूटन है, और जब हम उस वस्तु को किसी द्रव में, मतलब कि किसी द्रव लिक्विड में क्या करते हैं पूरी तरह से डुबा देते हैं, तो उसका वजन 8 न्यूटन हो जाता है। तो उस वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का वजन होगा, मतलब कि कोई वस्तु है जो जिसका वजन हवा में कितना है 10 न्यूटन है, और उसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं उसी वस्तु को हम किसी द्रव लिक्विड में डाल दे रहे हैं, उसका वजन कितना हो जा रहा है 8 न्यूटन। तो उस वस्तु द्वारा हटाया गया वजन कितना होगा, मतलब कि वो वस्तु कितना अति हटाया, कितना द्रव को हटाया। तो यहाँ पे क्या होगा, वस्तु द्वारा हटाया गया वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा हवा में वजन, हवा में वजन
माइनस द्रव में, मतलब कि द्रव में कितना वजन है। तो वस्तु का हवा में वजन कितना है, वस्तु का हवा में वजन कितना है 10 न्यूटन। वही बात करें तो वही द्रव में कितना वजन है, तो द्रव में 8 न्यूटन है। तो कितना निकला 2 न्यूटन, मतलब कि वस्तु द्वारा कितना द्रव हटाया गया, तो 2 न्यूटन, मतलब कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मनुष्य में ध्वनि का श्रोता का परिसर, श्रोता मतलब कि सुनने का परिसर, मतलब कि जो मनुष्य है वो कितना ध्वनि को, मतलब कि कितना हर्ट्ज, यहाँ पे हर्ट्ज में नापा जाता है, कितना हर्ट्ज के ध्वनि को सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम, मतलब कि 20 हर्ट्ज से कम, 2000 हर्ट्ज से ज्यादा, या लगभग 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक हर्ट्ज, और 25 किलो हर्ट्ज से ऊपर। तो इसमें से कौन सा ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक को ध्वनि को सुन सकता है। यदि 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि हुआ तो मनुष्य नहीं सुन सकता है, और 2000 से अधिक हो गया तब भी नहीं सुन सकता है, उसको लगेगा कान फट जाएगा और उसको सुनाई नहीं देगा। और ये 20 हर्ट्ज से जो कम है उसको कौन सुनता है, उससे को कम। इससे पहले वाले वीडियो में भी, लेक्चर सेट में भी हम बताए थे कि 20 हर्ट्ज से कम कुछ जानवर सुन लेते हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया, हाथी हो गया, और उसको पहले ही पता चल जाता है कि किसी भी तरह का पृथ्वी में किसी भी तरह का अति हुआ मोमेंटम, तो उसको पहले ही पता चल जाता है कि हाँ पृथ्वी में किसी तरह का ट्रांजिशन आ रहा है या किसी भी तरह का हो रहा है। तो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को सुन लेता है, लेकिन मनुष्य नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो स्रोत उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, 1 भागों में, 2, 3 या 4। मतलब कि उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो संसाधन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक नवीकरणीय, मुख्य रूप से यहाँ क्या पूछ रहा है, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को तो निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि स्रोत के आधार पर, तो स्रोत के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, और वो कौन कौन है, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब कि वैसा नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। एक होता है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। ये क्या हो गया, 2 हो गया, 2 भाग में। कौन कौन नवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिसका उपयोग करे और वो खत्म ना हो, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसके अलावा बहुत तरह के ऊर्जा होते हैं, वो सभी नवीकरणीय संसाधन में आता है। और अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका उपयोग करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, और इसकी उत्पत्ति में, मतलब बनने में एक लंबा समय लगता है। ये नहीं कि कोयला नहीं बनता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति में एक बहुत लॉन्ग पीरियड लग जाता है, लेकिन नवीकरणीय संसाधन में ऐसा नहीं होता है। ये हो गया, ये संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 2, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है उस वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 0.1, 0.2, 0.4 या 0. सॉरी ये ऑप्शन गलत है, 78.85। ये निम्नलिखित में से कौन है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले वाले सेट में भी हम 1-2 बार ये क्वेश्चन को लगा चुके हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन का मात्रा 78.85 है। वही बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कितनी है, CO2 की मात्रा है 0.03%। और वही बात करें ऑक्सीजन, तो वो है 20.93, या कहीं कहीं इसको 21% भी दे देता है। तो ये क्या हो गया, पृथ्वी में ये गैस की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मतलब कि जो फर्स्ट जो अर्थ सम्मेलन था
वो का आयोजन कब किया गया था? 1992 में, 1994 में, 1996 में या 1999 में? तो जो फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन है वो 1992 मतलब कि 3 जून से 14 जून के बीच में, 3 जून से 14 जून के बीच में, 3 जून से 14 जून तक 1992 में रियो डी जेनेरो, जो ब्राजील के एक शहर है, ब्राजील के एक शहर में जिसका नाम है रियो डी जेनेरो में सम्मिलित किया गया था। और उसका मुद्दा क्या था? उसका मुद्दा था हमारे पर्यावरण में होने वाले बदलाव, हमारा ग्रीन इफेक्ट, इसके अलावा हमारे देश की स्थिति, इसके लिए किया गया था। कब? 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? मतलब कि तापीय ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा, उसके उत्पादन में किस चीज का उपयोग किया जाता है? जल का, पेट्रोलियम का, कोयला का, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से किसका उपयोग किया जाता है तापीय ऊर्जा के उत्पादन में? तो तापीय ऊर्जा क्या होता है? पहले हम ये समझते हैं कि तापीय ऊर्जा क्या होता है। तापीय ऊर्जा मतलब कि किसी भी बॉडी में मोमेंटम, किसी भी पार्टिकल के बॉडी में मोमेंटम को क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा कहते हैं। जिस बॉडी में जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उसका तापीय ऊर्जा उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या करा कि तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोयला का किया जाता है। कहीं कहीं पेट्रोलियम का किया जाता है, लेकिन पेट्रोलियम महंगा है। पेट्रोलियम महंगा के साथ साथ इसकी उपज कम है। हम इसकी उपलब्धता की बात करें तो इसकी उपलब्धता कम है, और कोयला की उपलब्धता ज्यादा है या आसानी से मिल जाता है। बट अभी तो कोयला भी मिलना मुश्किल हो चुका है, लेकिन पेट्रोलियम की तुलना करें तो पेट्रोलियम की तुलना में कोयला को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, और इसीलिए हम तापीय ऊर्जा में कोयला का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? मतलब कि जो विद्युत ऊर्जा है उस विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? वाट है, वाट घंटा है, या इकाई है, या इनमें से कोई नहीं? सो यहाँ वाट नहीं है, किलो वाट घंटा होगा। किलो वाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा का, या इसको साइड में लिख देते हैं, किलो वाट घंटा। ऑप्शन बी में क्या है? किलो वाट घंटा। मतलब विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई कौन है? किलो वाट घंटा है। मतलब कि इसको हम आधी में भी नापते हैं, किलोवाट घंटा में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले बार भी ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पे बोल रहा है कि चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। मतलब कि ये जो चित्र दिया गया है उसमें ए तथा बी के बीच कौन सा प्रतिरोध है? तो समतुल्य प्रतिरोध है। तो हम बात करते हैं, इसको हम मार्क दे देते हैं, इसको रेजिस्टेंस 1 बोल देते हैं, प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2, प्रतिरोध 3, प्रतिरोध 4, और ये हो गया प्रतिरोध 5। तो यहाँ पे क्या करा कि चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदु ए तथा बीच के बीच समतुल्य प्रतिरोध है। तो R1 और R2 के बीच कौन सा है? समांतर। R1 एवं R2 के बीच कौन सा है? श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम R1 एवं R2 के बीच कौन सा है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम को हम किससे अति करते हैं? R1 प्लस R2। R1 का मान कितना है? 3 ओम प्लस 3 ओम इजिकल टू 6 ओम। और वही बात करें कि R1 और R1 एवं R3 में कौन सा क्रम है? R1 एवं R3 में कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। या R1 एवं R3 में कौन सा है? समांतर क्रम है। देखिए यहाँ पे कैसे समांतर है ना, ये श्रेणी क्रम है और समांतर क्रम है, तो ये कौन सा जाएगा? समांतर क्रम। और यदि ये समांतर क्रम है, समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? R डैश दे देते हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, और वन अपॉन R1 अपॉन 1/R2। R1 का मान कितना है? R1 का मान अभी आया ना 6 ओम,
और प्लस R1 और R3, सॉरी R1 और R3। तो R1 का मान कितना है, R1 का मान आया है 6 और प्लस यहाँ पे कितना है 3 है 1/3। तो यदि हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, मतलब कि 3/6, मतलब कि 2 ओम। और फिर बात करें कि R डैश या R1 इसको ना लिख के हम इसको R2 डैश और इसको R डैश दे देते हैं। तो R2 डैश R डबल डैश प्लस यहाँ पे क्या है R4 और R5, R4 प्लस R5 किस में है, यह श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, श्रेणी में क्रम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस सॉरी R डैश और ये हो जाएगा R4 और R5। R डैश का मान कितना है, R डैश का मान आया 2 ओम और R4 का मान 3 है और R3 का मान भी 3 है, मतलब 3 3 6 2 8 ओम ऑप्शन बी में है, मतलब कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन भी है, क्या दाढ़ी बनाने के किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण, समतल, इनमें से कोई नहीं, या उत्तल दर्पण। मतलब कि जो दाढ़ी बनाया जाता है उसमें हम किस तरह के दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का करते हैं, उत्तल दर्पण का करते हैं, समतल दर्पण का करते हैं, या कौन सा करते हैं। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का ही क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण इमेज को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। वही बात करें कि जो उत्तल दर्पण है वो बड़े इमेज को छोटा करके दिखाता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, गाड़ी के वाहन में, या किसी भी बड़े चीज को छोटे के रूप में दिखाना है। जैसे कि ट्रैफिक, मतलब कि कहीं मोड़ है, गाड़ी को मोड़ना है, तो वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे और उत्तल दर्पण को लगा दिया जाता है, क्योंकि उधर से भी वाहन आएगा और इधर से भी आ जाएगा तो एक्सीडेंट होने के कारण होता है। तो बड़ी बड़ी गाड़ी को क्या करता है, छोटा करने का काम करता है। तो हम इसमें तो इसका उपयोग उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अवतल दर्पण का उपयोग की बात करें तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, दाढ़ी बढ़ाने में हो गया, या डॉक्टर होता है दांत का या गर्दन का या कान का, वो किसका उपयोग करता है, वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करता है। मतलब कि छोटे चीज को बड़ा करके देखना है उसको, तो इसी का उपयोग करता है। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट, मतलब कि सेट 8 के साथ उपलब्ध होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, और किसी भी तरह के डाउट हो तो डाउट संबंधी इस कमेंट करें। आपके डाउट को हमारे टीम द्वारा देखा जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।